सेक्शन 103 देखा था, ठीक है, कोरम का। और सेक्शन 102 हमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का हमने देखा था। तो आपको ना याद होगा आपको, जब मैंने आपको जनरल मीटिंग टॉपिक इनफैक्ट मैंने आपको शुरू करवाया था, तो मैंने कहा था 3 स्टेजेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। 3 स्टेजेस कौन से? एक मीटिंग से पहले का स्टेज, जिसमें हमने पढ़ा सेक्शन 101 नोटिस के बारे में, सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में। फिर हमें पढ़ना है ड्यूरिंग मीटिंग का, उसमें हमने अभी तक एक सेक्शन पढ़ा है 103 जो कि था कोरम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे 2 सेक्शन और 104 और 105। 104 बात करता है चेयरमैन से और 105 बात करता है प्रॉक्सी की। चलो करना शुरू करते हैं, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। चलो एक काम करो, हेडिंग सब लिखो सेक्शन 104। सेक्शन 104 है चेयरमैन ऑफ मीटिंग। चेयरमैन ऑफ मीटिंग। चलो ध्यान से मेरी बात समझनी है, सिंपल सा सेक्शन है। पता है सेक्शन 104 क्या कहता है? सबसे पहली बात कि ना जितने भी मेंबर्स, क्या कहता है ये? जितने भी मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होंगे ना, जितने भी मेंबर्स मीटिंग में क्या होंगे? प्रेजेंट। वो आपस में से जितने भी मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, तो हमारे केस में 8 मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं। तो सेक्शन 104 कहता है ये 8 मेंबर आपस में से एक को चुनेंगे अपना चेयरमैन ऑफ मीटिंग। तो ये 8 मेंबर आपस में से एक को चुनेंगे एज चेयरमैन ऑफ मीटिंग। तो सुनो, ये 8 मेंबर आपस में से इलेक्ट करेंगे एनी वन मेंबर को क्या? एज चेयरमैन ऑफ मीटिंग। ठीक है, तो ये 8 मेंबर अपने में से एक को चुनेंगे एज चेयरमैन ऑफ मीटिंग। अच्छा, अब आती है एक बात, वो ये कैसे चुनेंगे? कैसे इलेक्ट कैसे करेंगे? सुनो, वेज टू इलेक्ट करने के तरीके क्या हैं? सुनो, इलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके? या तो आप इलेक्ट करो बाय शो ऑफ हैंड, या तो आप इलेक्ट करो बाय शो ऑफ हैंड। क्या होता है मैं अभी डिस्कस करता हूं आपसे। या आप पोल करवाओ। बात समझना, 2 तरीके हैं इलेक्ट करने के। या तो आप इलेक्ट करो बाय शो ऑफ हैंड्स। ये ना आप आगे मैं आपको वोटिंग वाला एक टॉपिक कराऊंगा, उसमें ना वोटिंग करने के 4 तरीके आपको दे रखे हैं। वोटिंग करने के आपको 4 तरीके दे रखे हैं। वैसे वोटिंग करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके। पहला शो ऑफ हैंड, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मींस,
तीसरा पोल और चौथा आता है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट तो ये वाला जो सेक्शन है 104 ये कह रहा है कि चेयरमैन को इलेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप चेयरमैन इलेक्ट करो कैसे, बाय शो ऑफ हैंड, या आप चेयरमैन इलेक्ट करो बाय पोल। अब ये शो ऑफ हैंड क्या होता है, पता है होता क्या है? सुनो, होता क्या है, ये जो मेंबर्स है ना, ये देखो, ये इनका हैंड है, ठीक है। अब हैंड जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन चलो काम चल जाएगा, है ना। पता है ये क्या करेंगे, सुनो, ये मेंबर्स क्या करेंगे, ये आठों मेंबर ना, सुनो, किसी एक का नाम, किसी एक का नाम ये चुनेंगे और आठों मेंबर वोट करेंगे अपना हैंड रेस करके। ये मेंबर, ये सब मेंबर, आठों मेंबर अपना हैंड क्या करेंगे, रेस करेंगे। और पता है क्या, सिंपल एक बात है, जिसके फेवर में, अगर उस मेंबर के, सपोज एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इनमें से एक मेंबर है मिस्टर ए, ठीक है, सबने उसका नाम चेयरमैन के लिए सोचा है, ठीक है। अब ये आठों मेंबर अपना हैंड रेस करेंगे। उनका हैंड रेस करना इस बात का सबूत होगा कि वो मिस्टर ए को एज चेयरमैन इलेक्ट करने के लिए तैयार हैं। हां, जिनका हैंड नहीं रेस होगा, इसका मतलब वो वो चेयरमैन, मिस्टर ए चेयरमैन नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक बात सुनना, हैंड रेस करना मतलब, हैंड रेस करना मतलब यस। तो सुनो, अगर कोई पर्सन अपना हैंड रेस करता है, तो इसका मतलब वो फेवर में है, उसका यस है। और अगर कोई पर्सन अपना हैंड रेज नहीं करता, तो इसका मतलब उसका नो है। तो मोस्ट कॉमन वे, मोस्ट कॉमन वे चेयरमैन इलेक्ट करने का होता है बाय शो ऑफ हैंड्स। ये तो है मोस्ट कॉमन वे। और मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेफरेबली यही होता है, प्रेफरेबली यही होता है। लेकिन हाँ, सुनो सुनो, अब इमेजिन करो, थोड़ा एक सिचुएशन इमेजिन करो। अब हुआ क्या, मिस्टर ए के फेवर में वोट्स, मिस्टर ए के फेवर में वोट्स ज्यादा आ गए, तो इसका मतलब बताओ वो क्या बन गया, चेयरमैन बन गया। लेकिन पता है जो बाकी मेंबर्स हैं, जो बाकी मेंबर्स हैं, वो उसके चेयरमैन बनने से, जो बाकी मेंबर्स हैं वो उसके चेयरमैन बनने से खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि मिस्टर ए इस मीटिंग का चेयरमैन हो। तो इस केस में वो पता है क्या कर सकते हैं, वो डिमांड कर सकते हैं कंपनी से पोल। यानी मेरी बात सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मुझे बताओ, जब वोटिंग हुई बाय शो ऑफ हैंड्स, जब वोटिंग हुई बाय शो ऑफ हैंड्स, तो उस वोटिंग में बताओ किसका नाम आया, मिस्टर ए का। मतलब मिस्टर ए होगा चेयरमैन। लेकिन बाकी मेंबर्स मिस्टर ए को एज चेयरमैन नहीं चाहते हैं, तो बाकी मेंबर्स कंपनी से डिमांड कर सकते हैं कि भैया पोल करवाया जाए। डिमांड बाय, डिमांड ऑफ वोटिंग बाय पोल, डिमांड कर सकते हैं वो कंपनी से ऑफ वोटिंग बाय पोल। वो कह सकते हैं कि भैया शो ऑफ हैंड्स के थ्रू नहीं, पोल के थ्रू वोटिंग कराओ। मैं अभी आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये शो ऑफ हैंड्स में, सुनो, शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग कैसे करी गई थी? हाथ रेस करके। हाथ रेस करना मतलब यस, और जिसने हाथ रेस नहीं करा मतलब नो। अब पोल में वोटिंग पता कैसे करी जाएगी? इन सब के हाथों में एक एक पर्ची पकड़ाई जाएगी। इन सब के हैंड्स में एक एक पर्ची पकड़ाई जाएगी। सबके हैंड्स में सबको एक एक पर्ची दी जाएगी। और पता है, ये सब लोग अपने अपने चेयरमैन के नाम, जिसको ये देखना चाहते हैं चेयरमैन, इस पर्ची पे लिखेंगे। और जिसके फेवर में वोट्स ज्यादा होंगे वही बताओ इस मीटिंग का क्या बनेगा? चेयरमैन बनेगा। दिस इज वोटिंग बाय पोल। तो मुझे एक बार बताओगे सिंपल वर्ड्स में, अभी सुनना ध्यान से, काम की बात बताऊंगा आपको। तो ना, शो ऑफ हैंड्स और पोल में बेसिक डिफरेंस जो हमें समझ आया वो क्या है? शो ऑफ हैंड्स में आप वोटिंग कैसे कर रहे हो? हैंड रेस करके। आप अगर हैंड रेस करते हो दैट मींस आप फेवर में हो, और अगर आप अपना हैंड रेज नहीं करते दैट इज आप उसके अगेंस्ट हो। अच्छा, पोल में वोटिंग कैसे होगी? हर मेंबर को एक स्लिप दी जाएगी, वो स्लिप पे अपने चेयरमैन का नाम लिखेगा, और जिसका नाम ज्यादा आएगा वही बताओ इस मीटिंग का क्या होगा? चेयरमैन। अब सुनो, एक बात याद रखना, अगर तो पोल के थ्रू भी मिस्टर ए का नाम ही आगे आता है, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, मिस्टर ए ही बताओ इस मीटिंग का क्या होगा? चेयरमैन। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, शो ऑफ हैंड्स के थ्रू भी उसी का नाम आया और पोल के थ्रू भी उसी का नाम आया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पोल के थ्रू मिस्टर ए का नाम नहीं आता, पोल के थ्रू ज्यादा वोट्स पड़ते हैं मिस्टर बी को, तो एक बात याद रखना, उस केस में मिस्टर बी को चेयरमैन माना जाएगा। मिस्टर बी को चेयरमैन माना जाएगा। इसका मतलब पता है क्या? पोल का पोल का जो वेटेज होती है ना, वो शो ऑफ हैंड से ज्यादा होती है। पोल की वेटेज हमेशा शो ऑफ हैंड से ज्यादा होती है। तो अगर पोल में नाम मिस्टर बी का आता है तो मिस्टर बी ही होगा उस मीटिंग का चेयरमैन। लेकिन सुनना, बात सुनना, लेकिन जब तक मिस्टर बी चेयरमैन नहीं बना तब तक उस मीटिंग का चेयरमैन मिस्टर ए ही रहेगा। बात समझना जो मैं कहूंगा, मैं क्या कह रहा हूं? टिल द टाइम, लिखना, टिल द टाइम मिस्टर बी is appointed as chairman, तो जब तक मिस्टर बी चेयरमैन नहीं बनता, till the time Mr. B is appointed as chairman, Mr. A shall be considered to be chairman of meeting। तो एक बात याद रखना, ठीक है, मिस्टर बी ही चेयरमैन होगा, लेकिन जब तक मिस्टर बी अपॉइंट नहीं हुआ, मतलब जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक मिस्टर ए को ही उस मीटिंग का चेयरमैन माना जाएगा। बात समझ आई सबको? अच्छा, अब हम थोड़ी सी आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ अ चेयरमैन। इस चेयरमैन को अपॉइंट करने का पर्पस क्या है, इसकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी? तो सिंपल बातें हैं, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। याद रखना एक बात, ये जो अपॉइंट हुआ है ना, ये कंपनी का चेयरमैन नहीं है, ये उस रिस्पेक्टिव मीटिंग का चेयरमैन है। तो ये एक डिफरेंस समझ के चलना, जो मिस्टर बी अपॉइंट हुआ है वो कंपनी का चेयरमैन नहीं है, वो मीटिंग, उस रिस्पेक्टिव मीटिंग का चेयरमैन है। अच्छा, क्या करेगा वो चेयरमैन? एक तो
चेयरमैन मीटिंग को क्या करेगा, मैनेज करेगा। अच्छा, वो मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करेगा, मतलब मीटिंग में डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे आपने देखा है ना, पार्लियामेंट में स्पीकर होता है, स्पीकर का काम क्या होता है, स्पीकर प्रोसीडिंग्स को मैनेज करेगा। वो ये असर्टेन करेगा कि जो मीटिंग चल रही है, जो सेशन चल रहा है, उसमें डिसिप्लिन रहे। डिसिप्लिन नहीं रहता है, जूते चप्पल सब चलता है, वो अलग बात है। स्पीकर की कोई सुनता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन उसकी ड्यूटी तो यही है कि वो मीटिंग में डेकोरम क्या करे, मेंटेन करे। फिर मीटिंग के ना लास्ट में मीटिंग के मिनट्स एग्जीक्यूट करे जाते हैं। तो एग्जीक्यूट्स मिनट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग के मिनट्स एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना इसमें, आप जो चेयरमैन होता है ना, सुनो, जो चेयरमैन होता है, लॉ कहता है कि उसे अपना काम ना बिल्कुल इम्पार्शियलिटी से करना है। उसे किसी भी मेंबर के प्रति पार्शियल नहीं होना है। ठीक है, तो ये कुछ ड्यूटीज है चेयरमैन की। और एक मैं आपको और बताऊं लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कास्टिंग वोट। आपको पता है कई बार क्या होता है, सुनो, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो मीटिंग होती है उसमें काफी तरह के बिजनेसेस, काफी तरह के मैटर्स टेकअप करे जाते हैं। जैसे हमने कल किया था, ऑर्डिनरी बिजनेस टेकअप किया जाता है, स्पेशल बिजनेस टेकअप किया जाता है। तो काफी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, मैटर्स टेकअप करे जाते हैं। अब मैटर्स के, हर मैटर के ऊपर वोटिंग होती है। कई बार पता है एक दुविधा वाली सिचुएशन आ जाती है जब वोटिंग होती है। क्या सिचुएशन आ जाती है, फॉर एंड अगेंस्ट। अब सपोज अब सपोज कोई मैटर मीटिंग में डिस्कस किया गया, ठीक है, कोई रेजोल्यूशन मीटिंग में पास होना है। अब हुआ क्या, 4 लोग फेवर में है, 4 लोग अगेंस्ट है। तो अब दिक्कत आ जाती है कि 4 लोग चाहते हैं कि वो डिसीजन इंप्लीमेंट किया जाए, और 4 लोग कहते हैं कि वो डिसीजन इंप्लीमेंट ना किया जाए। मतलब मेजॉरिटी नहीं है, ना फॉर के फेवर में ना अगेंस्ट के फेवर में, मेजॉरिटी नहीं है। तो उस केस में ना, उस केस में उस केस में चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट डाल सकता है। मतलब पता है क्या, मतलब सपोज एक तरह से आप ये देखो कि 4 लोग फेवर में है, 4 लोग अगेंस्ट में है। तो देखा जाए तो चेयरमैन अपना एक वोट डाल सकता है, और जो वोट वो डालेगा ना, वही बात मानी जाएगी। क्यों, अगर वो फॉर के फेवर में डालता है तो फॉर हो गए 5 और अगेंस्ट हो गए 4, और अगर वो अगेंस्ट के फेवर में डालता है तो अगेंस्ट के हो गए 5 और फॉर के रह गए 4। तो चेयरमैन के पास, ये चेयरमैन का ना ड्यूटी नहीं है, ये चेयरमैन का राइट है। ये चेयरमैन का क्या है, राइट है ये उसका, कि वो ना ऐसे केसेस में अपना क्या डाल सकता है, कास्टिंग वोट डाल सकता है इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो अगर वोट्स इक्वल हैं फॉर के और अगेंस्ट के, इक्वल वोट्स हैं, तो याद रखना इक्वालिटी ऑफ वोट्स के केस में वो अपना कास्टिंग वोट डाल सकता है। लेकिन इफ एम्पावर्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब अगर वोट डालने की पावर उसको किसने दी है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने पावर दी है, तो वो वोट डाल सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन 104। वैसे मैं एक बात ना आगे आपको
बताऊंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको ना एक बात और बता दूं, जो आगे वैसे हमें करना है ये शो ऑफ हैंड्स पोल का केस, मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बता दूं। अच्छा, मैंने अभी बताया ना कि शो ऑफ हैंड्स में और पोल में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग जो करी जाती है वो अपना हैंड रेज करके करी जाती है। तो जो लोग फेवर में हैं, जो लोग यस है, जिनका यस है, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं, और जिनका नो है वो हैंड रेज ना करें। और पोल में वोटिंग जो करी जाती है वो स्लिप्स के थ्रू करी जाती है। हर मेंबर को एक स्लिप दी जाती है, उस स्लिप में वो अपने पसंदीदा चेयरमैन का नाम लिखता है, और जिसके फेवर में ज्यादा वोट्स आते हैं उसको इलेक्ट कर दिया जाता है एज चेयरमैन। अब पता है क्या, ध्यान से सुनना, अब होता क्या है, बड़ी काम की बात आपको एक बता रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात। अब होता क्या है, एक और डिफरेंस बताता हूं आपको शो ऑफ हैंड्स और पोल के केस में। पता है शो ऑफ हैंड्स में ना, अगर 8 मेंबर्स हैं तो 8 मेंबर्स विल बी काउंटेड एज 8 वोट्स। 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट होता है इन केस ऑफ शो ऑफ हैंड्स। लेकिन पोल के केस में ना, पोल के केस में प्रेफरेंस, या मैं चलो थोड़ा सा ऐसे बोलूं, पोल के केस में ना 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट नहीं होता है। 1 मेंबर होता है किसके बराबर, नंबर ऑफ शेयर्स के बराबर। मतलब पता है क्या, एग्जांपल दूं आपको थोड़ा सा, सुनो। शेयर्स का देखा जाता है पोल में, देखो अज्यूम करो इसके पास 100 शेयर है, इसके पास 50 शेयर है, इसके पास 200 शेयर है, इसके पास 300 शेयर है, इसके पास 25 शेयर है, 50 शेयर, 75 शेयर, 100 शेयर। अब सुनो, अब पता है जब आप शो ऑफ हैंड्स के थ्रू वोटिंग करोगे ना, तो शेयर्स को नहीं देखा जाता है, आप कितने शेयर्स होल्ड करते हो उसको नहीं देखा जाता है। सिर्फ किसको देखा जाता है, मेंबर को। उसके शेयर्स नहीं देखे जाते, सिर्फ मेंबर को देखा जाता है। तो सपोज अज्यूम करो 8 मेंबर है, 5 ने हाथ खड़ा करा ए के फेवर में, 3 ने हाथ नहीं खड़ा करा ए के फेवर में। तो मुझे बताओ कितने वोट्स फेवर में आए, 5 वोट फेवर में आए और 3 वोट अगेंस्ट आए। तो ए विल बी इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अब सुनो, पोल में ऐसा नहीं होगा। पोल में मेंबर को नहीं देखना है, बल्कि मेंबर के शेयर्स को देखना है। अब सपोज ये देखो, सपोज अज्यूम करो पोल में ना, पोल में इसने 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 चारों ने ए के फेवर में वोट करा, इसने इसने एग्जांपल दे रहा हूं, इसने चारों ने बी के फेवर में वोट किया। अब क्या होगा, 4:4 नहीं माना जाएगा, वो शो ऑफ हैंड्स में होता है, बल्कि उनके शेयर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप कहोगे कितनों ने ए के फेवर में वोट करा, 100 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 300 मतलब 500, 550, 650 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 650 शेयर्स ने फेवर में वोट किया, और 25 प्लस 50 75 प्लस 75 150 प्लस 100 250 ने अगेंस्ट में वोट किया। तो एक बात याद रखना, ये एक डिफरेंस है बिटवीन शो ऑफ हैंड्स और पोल में। शो ऑफ हैंड्स में शेयर्स को वेटेज नहीं दी जाती है, बल्कि बल्कि मेंबर्स को वेटेज दी जाती है, जबकि पोल में मेंबर्स को नहीं, उनके शेयर्स को वेटेज दी जाती है। बात समझ आई? चलो, ये हमारा बताओ कौन सा सेक्शन हो गया, सेक्शन 104। अब हम करेंगे शुरू सेक्शन 105। इसका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। सेक्शन 105 है प्रॉक्सी के बारे में। मेरे ख्याल से प्रॉक्सी क्या होती है आप में से किसी को
बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉक्सी तो सिंपल है। कई बार ऐसा होता था ना कॉलेजेस वगैरह में, क्या होता है, आज मेरा लेक्चर लगाने का मूड नहीं है तो हम अपने किसी फ्रेंड को बोल देते हैं कि यार एक काम करियो, मेरी प्रॉक्सी लगा दियो। प्रॉक्सी लगा दियो मतलब मेरे बिहाफ पे मेरी अटेंडेंस लगवा दियो, दैट इज नोन एज प्रॉक्सी। ऐसा ही केस होता है मीटिंग के दौरान। होता क्या है, सुनो ध्यान से समझना, कुछ पॉइंट्स करेंगे। अज्यूम करो एक मेंबर है, ठीक है, एक मेंबर है, उसके पास राइट है कि वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है, प्लस वो मीटिंग में अपना वोट डाल सकता है, ये राइट है उसके पास। लेकिन पता है किसी रीजन की वजह से, किसी कारणवश वो मीटिंग को अटेंड करने में असमर्थ है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने बिहाफ पे सम अदर पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, सम अदर पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज हिज प्रॉक्सी। तो मुझे बताओ, एक मेंबर है जिसके पास मीटिंग को अटेंड करने का और उस मीटिंग में वोट डालने का राइट है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज प्रॉक्सी। ये हो गई पहली बात। चलो एक और बात ध्यान से, सेकंड बात लिखो। अच्छा मेरे को बताओ, जरूरी है क्या, ध्यान से सुनना, जरूरी है क्या आपने जो प्रॉक्सी अपॉइंट करी है वो भी कंपनी की मेंबर ही होनी चाहिए? ऐसा नहीं है। मतलब प्रॉक्सी मेंबर हो सकती है कंपनी की, मेंबर ऑफ कंपनी, और नॉट। तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉक्सी कंपनी की, बताओ क्या हो, मेंबर हो। पॉइंट बताओ, क्लियर हो रहा है? पहले यहां तक कॉपी करो सब, चलो मेरे साथ साथ, फिर एक और पॉइंट करते हैं। कॉपी कर लो। अच्छा अब एक बात और सुनो, अब एक बात और ध्यान से सुनना। पता है क्या, एक बात याद रखना कि ये वाला जो सेक्शन है ना, सेक्शन 105, इट डज नॉट अप्लाई टू, ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा? कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो कोई भी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, उसके ऊपर सेक्शन 105 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते, मतलब वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकती। पक्का? तो एक बात याद रखना, कोई कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो उस कंपनी का मेंबर अपनी जगह पे कोई प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। अच्छा फोर्थ पॉइंट सुनो, फोर्थ पॉइंट, सेक्शन 8 कंपनी की अगर बात करूं, तो सेक्शन 8 कंपनी ना इस वाले रूल का एक्सेप्शन है। सेक्शन 8 कंपनी एक्सेप्शन है टू पॉइंट नंबर 2। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब पता है, सेक्शन 8 कंपनी में, सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर प्रॉक्सी तो अपॉइंट कर सकता है, लेकिन जो प्रॉक्सी वो अपॉइंट करेगा वो भी कंपनी की मेंबर ही होनी चाहिए। तो इन केस ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी, प्रॉक्सी मस्ट
प्रॉक्सी भी कंपनी की क्या होनी चाहिए बताओ? मेंबर ही होनी चाहिए। पॉइंट बताओ, चारों क्लियर हुए? चलो एक बार मैं चारों पॉइंट सम अप करता हूं, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कराऊंगा। मैंने क्या कहा? एक मेंबर है जिसके पास मीटिंग को अटेंड करने का राइट है, प्लस मीटिंग में वोट डालने का राइट है। वो अपने बिहाफ पे अपनी जगह किसी प्रॉक्सी को उस मीटिंग में अपॉइंट करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो प्रॉक्सी कंपनी की मेंबर ही होनी चाहिए, मेंबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 105 के प्रोविजंस कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल पे अप्लाई नहीं करते हैं। मतलब ऐसी कंपनी का मेंबर अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। सेक्शन 8 कंपनी के केस में याद रखना, प्रॉक्सी भी कंपनी की मेंबर ही होनी चाहिए। चलो अगला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैं आपसे ना एक बात जानना चाहता हूं, सुनो, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या एक प्रॉक्सी, कितनी प्रॉक्सी? एक प्रॉक्सी। क्या यहां सुनो, थोड़ा सा मैं ऐसे कहता हूं, सुना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं कहता हूं, आपको और इजी तरीके से समझ आएगा। सुनो, क्या ऐसा है वन मेंबर इज इक्वल टू वन प्रॉक्सी? बिल्कुल ऐसा ही है। एक मेंबर की एक ही प्रॉक्सी हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक मेंबर की एक ही प्रॉक्सी हो सकती है। एक और पॉइंट, बात सुनना, वन प्रॉक्सी इज इक्वल टू वन मेंबर। अब सुनो, देखो डिफरेंस है। मैंने पहले केस में क्या कहा, एक मेंबर की क्या एक ही प्रॉक्सी हो सकती है? बिल्कुल एक ही प्रॉक्सी हो सकती है भाई, मेरी एक ही प्रॉक्सी हो सकती है। लेकिन लेकिन क्या दो मेंबर्स की, सुनो, दो मेंबर की क्या एक प्रॉक्सी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बात सुनना। ये देखो, मिस्टर ए ने, ये मेंबर है, इसने अपनी प्रॉक्सी अपॉइंट करी मिस्टर बी को, इसने अपनी प्रॉक्सी अपॉइंट करी मिस्टर बी, तो मिस्टर ए की एक ही प्रॉक्सी है। लेकिन क्या मिस्टर बी किसी और की प्रॉक्सी हो सकता है क्या? ए के अलावा ए की और कोई प्रॉक्सी नहीं हो सकती। ए की एक ही प्रॉक्सी हो सकती थी, वो हो गई बी। लेकिन क्या बी किसी और की प्रॉक्सी हो सकता है एक्सेप्ट ए की? बिल्कुल हो सकता है, बी औरों की भी प्रॉक्सी हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? तो याद रखना, वन प्रॉक्सी इज नॉट इक्वल टू वन मेंबर। तो याद रखना, एक प्रॉक्सी दो या दो से ज्यादा मेंबर्स की हो सकती है। तो याद रखना, एक मेंबर की एक ही प्रॉक्सी हो सकती है, लेकिन वो प्रॉक्सी एक के अलावा औरों की भी हो सकती है। तो मैंने क्या कहा, सुनो सुनो, चलो बात करते हैं। एक है, सुनो, एक है मिस्टर ए, ये प्रॉक्सी है, सुनो, ये प्रॉक्सी है। मैंने क्या कहा, ए बी की प्रॉक्सी हो सकता है, ये मेंबर है। क्या ए बी के अलावा सी की भी प्रॉक्सी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या ए डी की भी प्रॉक्सी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या ए ई की भी प्रॉक्सी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एफ की बिल्कुल हो सकता है, जी की बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब एक बात समझना, समझना ध्यान से, क्या ए कितने भी मेंबर्स की प्रॉक्सी हो सकता है क्या? ए ऐसा नहीं है, लिमिट है 50 मेंबर की। मतलब मेरे को ये बताओ, ए मैक्सिमम कितने मेंबर्स की प्रॉक्सी हो सकता है? वो 50 से ज्यादा मेंबर्स की प्रॉक्सी नहीं हो सकता।
प्लस प्लस अभी सुनना, काम खत्म नहीं हुआ है, प्लस एक शर्त और है, और वो शर्त पता है क्या है? जिन मेंबर्स की प्रॉक्सी है ना, उनकी होल्डिंग कंपनी में 10% शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सुनो सुनो, ए की होल्डिंग कंपनी में है 1%, सी की 2%, डी की 3%, ई की 1%, एफ की 0.5%, जी की 1%। तो जरा अगर काउंट करें तो सुनो, 1 + 2 3 + 3 6 + 1 7 8 8.5। इसका मतलब ए, सुनो, ए टोटल 6 लोगों का प्रॉक्सी है, ए टोटल 6 लोगों की प्रॉक्सी है, और वो 6 के 6 10% कैपिटल से ज्यादा होल्ड नहीं करते। तो क्या ए इन 6 की प्रॉक्सी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो मेरी बात सुनना, यहां पर ना दो शर्तें हैं, दो शर्तें हैं, सुनो। दो शर्तें क्या? पहली बात, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 50, यानी 50 से ज्यादा की प्रॉक्सी तो आप बन ही नहीं सकते। प्लस एक शर्त और है, मेंबर्स होल्डिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो एक बात याद रखना, दोनों शर्तें सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और होल्डिंग उन सब की 10% को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अच्छा सुनो एग्जांपल, सपोज 1 2 3 1.5 और ये सपोज होता 5। अब जरा काउंट करो, 2 + 1 3 + 3 6 7 5 12 12.5%। तो मेरे को एक बात बताओ, ऑल्दो नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से कम है, 6 ही मेंबर है, लेकिन उनकी होल्डिंग 10% को क्या कर गई? एक्सीड। तो याद रखना, ए इन 6 की प्रॉक्सी नहीं बन सकता। पक्का? किसकी बनता है वो बात की बात है, लेकिन 6 की नहीं बन सकता उस केस में। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? ये कॉपी करो पहले, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलें। अब सुनो, अच्छा अब आपने सेक्शन 101 में आपने पढ़ा था कि जो कंपनी है, ध्यान से सुनना, जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स को मीटिंग से 21 दिन पहले, 21 क्लियर डेज पहले क्या देती है? मीटिंग का नोटिस देती है। तो सेक्शन 105 ये बात कहता है कि जो नोटिस मेंबर्स को दिया जाएगा, उस नोटिस में साफ साफ रीजनेबल प्रोमिनेंस वर्ड यूज किया है। रीजनेबल प्रोमिनेंस मतलब साफ साफ होना चाहिए, उसमें साफ साफ ये लिखा होना चाहिए। क्या क्या लिखा होना चाहिए? कि जो मेंबर है वो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। उसके पास ये राइट है कि वो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो प्रॉक्सी कंपनी की मेंबर ही हो। तो मेंबर हो भी सकती है और नहीं भी। ये बात ना कंपनी को नोटिस में साफ साफ लिखनी पड़ेगी। दोबारा बताओ, कंपनी मेंबर्स को सेक्शन 101 के हिसाब से जो नोटिस देगी, उसमें रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ ये बात लिखी होनी चाहिए कि हर मेंबर के पास ये राइट है कि वो, हर मेंबर के पास मतलब जिसके पास मीटिंग अटेंड और वोट करने का राइट है, उसके पास ये राइट है कि वो प्रॉक्सी क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। और जरूरी नहीं है
कि वो प्रॉक्सी कंपनी की मेंबर ही हो, ठीक है। और अगर डिफॉल्ट हुआ, अगर डिफॉल्ट हुआ तो उस केस में जो भी ऑफिसर है ना, जो भी कंसर्न क्या है ऑफिसर, उसके ऊपर पेनल्टी है 5,000 रुपए की पेनल्टी फ्लैट। तो मुझे बताओ, अगर कंपनी से क्या होता है डिफॉल्ट, तो उस केस में पेनल्टी लगेगी कितने रुपए की, 5,000 रुपए की। किसके ऊपर, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर 5,000 रुपए की क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। चलो यहां तक कॉपी करो, फिर आगे करते हैं। कॉपी कर लो। चलो अगला सुनो। अब पता है उन्होंने एक बात कही है कि जो मेंबर, सुना, जो मेंबर जो मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा ना, जो मेंबर क्या अपॉइंट करेगा, प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा, उसे कंपनी को, उसे कंपनी को एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा। उसे कंपनी को एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा। फॉर्म है MGT 11। तो जो मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा, इसे आप प्रॉक्सी फॉर्म भी कह सकते हो, जो मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा वो कंपनी को एक फॉर्म भर के देगा MGT 11, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, ये फॉर्म राइटिंग में होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, प्लस इट शुड बी साइंड बाय मेंबर। मेंबर ने इस प्रॉक्सी फॉर्म पे क्या किया हो, अपना सिग्नेचर किया हो। फिर ये फॉर्म कब देना है, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट, ध्यान से सुनना, काम की बात करूंगा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है टाइम लिमिट पे। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि आपको ये फॉर्म देना है एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर मीटिंग। कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको ये फॉर्म कम से कम 48 घंटे पहले देना है मीटिंग से। पक्का, कॉपी करो यहां तक। आपको ये फॉर्म मीटिंग से 48 घंटे पहले देना है कम से कम। अब पता है एक पॉइंट और है जो सेक्शन 105 कहता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू आप टाइम लिमिट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू आप टाइम लिमिट बढ़ा नहीं सकते। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू आप इस टाइम लिमिट को आप बढ़ा नहीं सकते हो, मतलब 48 आवर्स से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू इस टाइम लिमिट को आप घटा जरूर सकते हो। तो पता है कई बार ना इस पे क्वेश्चन आ जाता है। पता है इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाता है, इस पे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है कि आपको फॉर्म 60 आवर्स पहले जमा करना है मीटिंग से। आपको फॉर्म 60 आवर्स, प्रॉक्सी फॉर्म आपको 60 आवर्स पहले जमा करना है मीटिंग से। पक्का, तो बताओ क्या ये वैलिड है या इनवैलिड। तो याद रखना ये आपका क्या है, इनवैलिड। क्यों, क्योंकि आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू टाइम लिमिट को आप बढ़ा नहीं सकते। हाँ, इस 48 घंटे की टाइम लिमिट को आप
घटा जरूर सकते हो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, लेकिन बढ़ा नहीं सकते आप। ठीक है, कॉपी कर लो यहां तक। पता कई बार ना क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, जैसे मैं इसी पे बात कर रहा था अभी आपसे, कि जैसे एग्जांपल मैं अगर आपको दूं यही वाला, कि आर्टिकल्स तो कहता है कि 60 आवर्स पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा करना है, और मेंबर ने फॉर्म जमा किया, मेंबर ने फॉर्म जमा किया 48 घंटे में, तो बताओ वैलिड होगा वो फॉर्म या इनवैलिड? वो वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू टाइम लिमिट को आप बढ़ा नहीं सकते, हाँ टाइम लिमिट को आप घटा जरूर सकते हो। ठीक है, चलो अगला टॉपिक, इसी पे आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई हमने करी प्रॉक्सी फॉर्म की। मुझे एक बार बता दो दोबारा से प्रॉक्सी फॉर्म के बारे में। फॉर्म नंबर क्या है? MGT 11। ठीक है, it should be signed, it should be in signed, it should be in writing। ठीक है, एटलीस्ट कितने घंटे पहले जमा करना है? 48 आवर्स पहले जमा करना है, बिफोर मीटिंग। अच्छा, अब बात करते हैं हम डिसएबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी। डिसएबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सी क्या क्या काम नहीं कर सकता? कैन नॉट स्पीक एट मीटिंग, बोलने पे पाबंदी है, बोलने पे पाबंदी है। देखो एक बात सुनो, उसको मेन जो उसका राइट, अगर मैं बात करूं प्रॉक्सी का राइट क्या था, तो प्रॉक्सी के मेनली दो राइट हैं। वो मीटिंग अटेंड कर सकता है और मीटिंग पे वोट कर सकता है। और एक बात और बताऊं, वोटिंग भी वो बाय शो ऑफ हैंड नहीं कर सकता, हाँ बाय पोल वो जरूर कर सकता है। तो मुझे बताओ कौन सी वोटिंग नहीं कर सकता? कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रॉक्सी के राइट्स क्या हैं, तो क्या कहोगे? वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, कैन अटेंड द मीटिंग। अच्छा और बताओ, वो वोट कर सकता है कैसे? अगर पोल है तो पोल में वोटिंग कर सकता है, लेकिन शो ऑफ हैंड्स के थ्रू वो वोटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो लास्ट एक इस पे टॉपिक पे आते हैं, प्रॉक्सी के इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सीज। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी, पता है क्या, मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं, फिर हम लिखेंगे। पता है एक बात याद रखना, अगर कंपनी का कोई भी मेंबर प्रॉक्सी फॉर्म MGT 11 को इंस्पेक्ट करना चाहता है ना, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली बात, उसे कंपनी को मीटिंग से एटलीस्ट 3 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि वो प्रॉक्सी फॉर्म क्या करना चाहता है? इंस्पेक्ट करना चाहता है। दूसरी बात, इंस्पेक्शन मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले और मीटिंग खत्म होने तक वो कर सकता है। बात सुनो, मैंने क्या कहा? एक मेंबर है जो प्रॉक्सी फॉर्म MGT 11 को क्या करना चाहता है? इंस्पेक्ट कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है। शर्त क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या है? पहली शर्त है 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 3 डेज प्रायर नोटिस। मतलब मीटिंग शुरू होने से उसे 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि वो प्रॉक्सी फॉर्म को क्या करना चाहता है? इंस्पेक्ट। अच्छा, नोटिस 3 दिन पहले देना पड़ेगा,
वो इंस्पेक्ट कब कर सकता है? 24 आवर्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग, 24 आवर्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग अप टू कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, वो जब मर्जी कर सकता है। तो एग्जांपल देके बता दूं, सुनो। सपोज मीटिंग 20 मई को है शाम को 4 बजे, 20 मई को है शाम को 4 बजे, तो वो बताओ इंस्पेक्शन कर सकता है मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले से। तो 20 मई 4 बजे, इसे 24 घंटे पहले बताओ। 19 मई 4 बजे से, 4 PM से लेके, सपोज ये मीटिंग 4 बजे से चलेगी 7 बजे तक, तो 19 मई 4 बजे से लेके वो 20 मई 7 बजे तक वो प्रॉक्सी फॉर्म का क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन। मीटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले से लेके मीटिंग खत्म होने तक वो क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन। और एक बात और याद रखना, इंस्पेक्शन सिर्फ बिजनेस आवर्स के दौरान ही होगा। इंस्पेक्शन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स के दौरान ही इंस्पेक्शन हो सकता है। ठीक है, बिजनेस आवर्स के बाद या बिजनेस आवर्स से पहले इंस्पेक्शन नहीं हो सकता है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, कॉपी करो। चलो कॉपी करो, एक दो छोटी छोटी बातें और। देखो प्रॉक्सी ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट करके जाना प्रॉक्सी, क्वेश्चन आ जाता है इस पे। कॉपी कर लो। चलो आए अगले पे। देखो अब आता है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, रेवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, रेवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी पे। पता है कई बार, सुनो, कई बार होता क्या है कि मिस्टर ए ने, जो कि कंपनी का मेंबर है, उसने अपॉइंट किया मिस्टर बी को, अपने प्रॉक्सी को अपॉइंट करा कि भैया तू मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर और मेरे बिहाफ पे मीटिंग में वोट डाल। कैसे डाल सकता है वोट? शो ऑफ हैंड्स के थ्रू तो डाल नहीं सकता, ठीक है, शो ऑफ हैंड्स के थ्रू तो डाल नहीं सकता। कैसे डाल सकता है? पोल के थ्रू वोट डाल सकता है। अच्छा अब सुनो, अब हुआ क्या, ये मीटिंग है, अब हुआ क्या भाई, प्रॉक्सी भाई साहब मिस्टर बी मीटिंग अटेंड करने पहुंच गए, मीटिंग अटेंड करने पहुंच गए, ठीक है। हुआ क्या, मिस्टर ए भी मीटिंग अटेंड करने पहुंच गया। मतलब अब हुआ क्या है, मिस्टर ए ने अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी को अपॉइंट करा कि जा भैया मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करके आ, मेरी तबीयत खराब है। मिस्टर बी उसके कहने पे मीटिंग अटेंड करने पहुंच गया। मिस्टर ए को अपनी तबीयत अच्छी होती दिखी तो उसने कहा भैया एक काम करता हूं, मैं खुद ही मीटिंग अटेंड कराता हूं। तो अब हुआ क्या, प्रॉक्सी भी पहुंच गया मीटिंग अटेंड करने और मिस्टर ए भी पहुंच गया मीटिंग अटेंड करने। तो ऐसा तो है नहीं ना कि दोनों वोट डाल पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो एक बात याद रखना, सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना, इस केस में ना मिस्टर ए के पास वोट डालने का राइट होता है, क्योंकि अगर मिस्टर ए ने मीटिंग अटेंड कर ली ना, तो मिस्टर ए के मीटिंग अटेंड करते ही मिस्टर बी रिवोक हो जाता है, मतलब प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगी। रिवोक मतलब विड्रॉ हो जाएगी प्रॉक्सी। जो प्रॉक्सी का अग्रीमेंट था वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो याद रखना, अगर मेंबर और प्रॉक्सी दोनों मीटिंग अटेंड करने पहुंच जाते हैं तो उस केस में ए के आते ही
जो प्रॉक्सी है वो रिवोक हो जाएगी, प्रॉक्सी का अग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा। किसके पास वोट डालने का राइट होगा? मेंबर के पास वोट डालने का राइट होगा। लेकिन एक बात याद रखना, एक और एग्जांपल देता हूं आपको, सुनो। अगर अगर प्रॉक्सी ऑलरेडी अपना वोट डाल चुकी है, मेंबर मीटिंग अटेंड करने के लिए उसके बाद पहुंचा है, तो याद रखना उसका वोट, प्रॉक्सी का वोट काउंट किया जाएगा। उस केस में प्रॉक्सी रिवोक नहीं होगी। मैंने क्या कहा? सुनो, मैंने क्या कहा? प्रॉक्सी अपना वोट डाल चुकी है, मेंबर उसके वोट डालने के बाद मीटिंग में पहुंचा, तो उस केस में याद रखना प्रॉक्सी रिवोक नहीं होती है, उसका वोट रिवोक नहीं होगा, उसके वोट को क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। बस ये आपका आ गया। और एक बात मैं और बता दूं आपको, वो चाहे आप ना ऊपर कहीं लिख सकते हो, जहां पर हमने डिसेबिलिटीज किया था ना, वहां पर आप लिख सकते हो, या कहीं नीचे लिख लो। ये रहा, यहां पर बीच में कहीं लिख लो। एक बात याद रखना, प्रॉक्सी को ना कोरम में काउंट नहीं करा जाता है। याद करो, कोरम का हमने सेक्शन किया था ना 103। कोरम कहता था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इतने प्रेजेंट होने ही चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। याद रखना प्रॉक्सी को कोरम में काउंट नहीं करा जाएगा। अगर आपकी कंपनी में ऑन द डेट ऑफ मीटिंग 1000 मेंबर हैं, तो मिनिमम कितने मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए? 5। अगर 5 में से एक प्रॉक्सी है ना, तो उस प्रॉक्सी को काउंट नहीं करा जाएगा। तो याद रखना, मेंबर को काउंट किया जाता है, प्रॉक्सी को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो, बस ये आपका टॉपिक खत्म होता है, आपका प्रॉक्सी का। रेवोकेशन वाला केस कॉपी कर लो, क्वेश्चन आ जाता है इस पे। ठीक है, चलो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कर लिया सबने कॉपी? बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।